सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, और ये पवन सीरीज से हैं। पवन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम कर रहे थे। एक पार्ट हमने देख लिया था, अब हम आगे देखने वाले हैं। इसमें नंबरिंग नहीं दी गई है, लेकिन नंबर आप डालेंगे तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है यहाँ पे, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो दूरदर्शन से क्या कर सकते हैं, दूरदर्शन का क्या गुण है, तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेष गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूरदर्शन का एक गुण यह है कि इसके द्वारा जो बहुत ही ज्ञानी, प्रशिक्षित और विशेष गुणों वाले अध्यापक हैं, उनका कमी जो होता है, आपको पता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जगह विशेष गुण वाले प्रशिक्षित टीचरों की जरूरत होती है। इसीलिए आप लोग भी प्रशिक्षण ले रहे हैं कि आगे चल करके आप एक बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को सिखा पाए, पढ़ा पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार के शिक्षकों की कमी को पूरा करने में दूरदर्शन सहायता करता है। कैसे कि एक जो टीचर अच्छे हैं, उनका लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया गया, वह कैसे सिखा रहे हैं बच्चों को, वह चीजें रिकॉर्ड कर ली गई और यह दूरदर्शन पे प्रसारित कर दिया गया। तो यह दूरदर्शन से सभी बच्चे देख लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो विशेष गुण वाले और प्रशिक्षित टीचरों की कमी है, उसका निराकरण होगा, इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। ठीक, तो यह गुण है दूरदर्शन का। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न, दूरदर्शन का एक दोष बताइए। तो इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता है। अब दूरदर्शन पे चीजें दिखाई तो जाती हैं, लेकिन एक ढंग से जैसे क्लास में चैप्टर वाइज चीजें पढ़ाई जाती हैं, एक श्रृंखला में पढ़ाई जाती हैं, उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए दूरदर्शन का क्या दोष है कि छात्र अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं पाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो ऑफिस के काम में हमेशा क्या आते हैं, जो एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं, वह काम में आते हैं। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य बताइए। तो एमएस वर्ड में क्या होता है, वर्ड मतलब शब्द, तो इसमें सभी शब्द लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें शब्दों को, जैसे आप रिज्यूम बनाते हो, सीवी बनाते हो, इसी तरीके के काम किसमें होते हैं, एमएस वर्ड में होते हैं। लेटर लिखते हो तो ये सारे काम किसमें होते हैं, एमएस वर्ड में होते हैं। कार्यालयी पत्र तैयार करना है, तो यह किसमें किया जाता है, एमएस वर्ड में किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और रो होते हैं। अब कॉलम मतलब क्या हुआ, ऐसी खड़ी लाइनें, ठीक, और रो मतलब क्या हो गया, ऐसे धरातल के समांतर लाइनें। ठीक है, तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, मतलब ये खड़ी लाइनें कॉलम, और 10,48,576 रो होते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा, 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एमएस पावर पॉइंट क्या है। एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट एक स्लाइड बनाते हैं। पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, और स्लाइड्स कहाँ पे दिखाई जाती हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन में दिखाई जाती हैं। तो एमएस पावर पॉइंट क्या हुआ, यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एमएस पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। तो स्लाइड्स पे हम लोग क्या करते हैं, मुख्य बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट की विशेषता क्या हो गई कि यह मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है या इसमें किया जाता है। ठीक, एमएस एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है। तो एमएस एक्सेल में मुख्य काम जो होता है, आपको पता है एमएस एक्सेल इसी तरीके से होता है। ये जो अभी हमने रो और कॉलम देखे हैं, हमने किसे के देखे हैं, एमएस एक्सेल के देखे हैं।
तो इसमें डेटा फीडिंग का काम होता है। इसमें डेटा टेबल के फॉर्म में होता है, यानी कि रो और कॉलम के रूप में होता है। तो डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना यह किसका काम है? एमएस एक्सेल का काम है। अब अगला देखिए, एमएस वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो एमएस वर्ड में 9 मेन्यू होते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड कैसा प्रोग्राम है? तो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, अगला प्रश्न है, पैकेज का क्या अर्थ है? तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम में सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाते हैं। पैकेजेस क्या हो गए कि यह डेटा का एक रूप है। पैकेज, जैसे आप कोई सामान पैक करते हैं, कुछ चीजें आप पैक करके पैकेट के रूप में रखते हैं ना, वैसे पैकेजेस हो गए। पैकेजेस वैसे कंपनियां, संस्थान भी करते हैं, या अपने सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से और सुरक्षित रूप में व्यवस्थित करते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? पैकेजेस बोलते हैं। अब पैकेजेस के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसर होता है पैकेज का प्रकार, और प्रेजेंटेशन पैकेज होता है, वर्कशीट पैकेज होता है, और डेटाबेस होता है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, एमएस आउटलुक क्या है? एमएस आउटलुक, जैसे एमएस एक्सेल पढ़ा आपने, एमएस वर्ड पढ़ा, एमएस पावर पॉइंट पढ़ा, वैसे ही एमएस आउटलुक होता है, और यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एमएस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। तो इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको पता है कि स्कूल जो है दूर दराज गांव में होते हैं, तो यह लिमिटेड होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर जगह, हर स्कूल में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए। तो यह विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह माध्यम विभिन्न अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कर सकते हैं आप? विभिन्न जो लर्निंग आपके उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करा सकते हैं। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक में क्या हुआ, स्कूल सारे बंद कर दिए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो वहां पे टीचर सिखाना चाह रहे थे और बच्चे की एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वह कुछ ना कुछ जो चैप्टर्स में था, उनके सिलेबस में था, वह चीजें उनको सिखाना चाह रहे थे। तो किस माध्यम से उन्होंने सिखाया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सिखाया। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक, उन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कैसे लर्न कराई चीजें? तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी चीजों को साझा किया। ठीक, अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब जैसे आपको किसी को कोई काम बताना है कि हर एक क्लास में आपको जाना है, जैसे कोई टीचर है और आप प्रिंसिपल हैं, आपको बताना है कि कल के दिन अवकाश है, यह आपको हर क्लास में बताना है। ठीक है, तो वह टीचर को आपने निर्देश दिया कि हर एक क्लास में जा करके यह सभी को बताना है। ठीक, तो इसी प्रकार से सेम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं, उसमें निर्देशों को भरा जाता है। जैसे आपने टीचर को निर्देश दिया कि कल छुट्टी है, यह सभी क्लास में आप जा करके बताओ, तो वह टीचर क्या करेगा? सबसे पहले एक क्लास में जाएगा, फिर वहां पे बताएगा वह कि कल के दिन अवकाश है, छुट्टी है। इसके बाद दूसरे क्लास में जाएगा, फिर यही बताएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह भी सॉफ्टवेयर भी क्या है? सॉफ्टवेयर भी निर्देशों का समूह होता है, इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। ठीक है, तो जो भी निर्देश आप सॉफ्टवेयर को पहले दिए रहोगे, वही वह चीजें परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी को निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यह आप लोग
याद रखिएगा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़ों को प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। प्रिंटर आप सभी ने देखा है, प्रिंटर का काम क्या है यह आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब रोम क्या होता है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है आर की जगह रीड, ओ की जगह ओनली, एम की जगह मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। और रैम क्या होता है, आपके मोबाइल में देखिए रैम होता है। आप जब भी मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, रैम होता है। तो वह रैम क्या होता है, वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। तो यहाँ आर का मतलब रीड है और यहाँ आर का मतलब रैंडम है, यह आप ध्यान रखिएगा, दोनों जगह रीड मत कर दीजिएगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम में, ठीक। अब इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपने जोड़ दिया, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। अब इसके बाद अगला देखिए संचार किसे कहते हैं, तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा समूहों तक पहुंचाना, संचार, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन। तो यह कैसे होता है, या तो आप कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे अभी मैं बोल के कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, पत्र यानी कि कुछ लिख के मैं कम्युनिकेट करूं, या किसी से फोन पे बात करूं, तो ये क्या है, सभी संचार के माध्यम हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटोकॉल क्या है, नियम है, प्रोटोकॉल नियम है, ठीक है। और यह कंप्यूटर पे किसी भी काम करने के लिए, खासकर जब कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा होता है, तब प्रोटोकॉल मायने रखता है और यही इन्हीं के नियमों के आधार पर संचार कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटरों के बीच में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है सर्वर का क्या अर्थ है, तो सर्वर, प्रश्न है सर्वर का क्या अर्थ है, तो सर्वर सेवकों यानी क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट होता है उसे पूरा करने का काम करता है, ठीक है। आप सभी समझ रहे हो, सर्वर मैंने आपको बताया भी है, जो आप लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो वह रिक्वेस्ट किसके द्वारा फुलफिल की जाती है, सर्वर के द्वारा। यहाँ पे देखिए यह सर्वर है, ठीक है, और ये सारे क्या हैं, ये सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स हैं या जिसको सेवक बोलते हैं हम लोग। सेवकों का जो रिक्वेस्ट होता है, जो सेवकों का रिक्वेस्ट होता है वह किसके पास जाता है, सेवक और सर्वर एक नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं। ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है एक नेटवर्क, ठीक। तो सेवक और सर्वर एक नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं और जो भी रिक्वेस्ट होती है वह नेटवर्क के द्वारा सर्वर तक जाती है और सर्वर उसे फुलफिल करता है, ठीक है। तो सर्वर क्या काम करता है, सभी क्लाइंट्स को जोड़ने का और उनके जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी सूचना का आदान प्रदान करना रहता है वह किसके द्वारा होता है, सर्वर के द्वारा होता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, तो फुल डुप्लेक्स मोड से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। तो फुल डुप्लेक्स मोड में कैसा कम्युनिकेशन होता है, एक ही समय पे दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है फुल डुप्लेक्स मोड में। जैसे कि हमारा टेलीफोन मोबाइल जो हम लोग
बात करते हैं, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बातचीत होती है। इधर से हम बोल रहे हैं, उधर से वह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान एक साथ होता है तो इसे फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कॉलिंग हो गया, ठीक है ये। और अगर हम लोग फुल डुप्लेक्स की ना बात करें तो जैसे रेडियो हो गया, रेडियो पे क्या है, एक ही तरफ से सूचना आ रही है, आप उसे सुनते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डेटा प्रदान करता है। तो सर्च इंजन का काम क्या है, जैसे सर्च इंजन बहुत फेमस इस समय कौन सा है, गूगल है। तो गूगल का काम क्या है, जो भी आप उस पर सर्च करते हो उससे जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना। तो वही इंटरनेट पे खोज करके वह आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो सर्च इंजन आप समझ पा रहे होंगे क्या है। अगला प्रश्न है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो डी मतलब डेटा, और बी मीन्स बेस, और एम मतलब मैनेजमेंट, एस मतलब सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। यह अक्सर आप देखते हैं, यह प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में दोबारा भी आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यह सब प्रश्न आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मैंने कराया है, आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा, और कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर संसार में किसी से भी संपर्क कर सकता है। आज व्यापार में जितनी गति प्रगति हो रही है वह कंप्यूटर से ही संभव है, ठीक है। तो कंप्यूटर आज आप जिंदगी में देखोगे दोस्तों, कोई भी फील्ड होगा, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड होगा, चाहे बिजनेस का फील्ड होगा, हर जगह कंप्यूटर डिमांड में है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही चीजों को किया जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर के ही मदद से सारी चीजें हो पा रही हैं, इसलिए कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। बहुत ही आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। आजकल हर एक जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए सूचना के कोई दो गुणों को बताइए। तो सूचना में बहुत सारे गुण होते हैं दोस्तों। एक तो सूचना का, जो भी सूचना होती है उसका अर्थ निकलना चाहिए, मतलब जो भी सूचना होती है उसका अर्थ निकलेगा ही निकलेगा, ठीक। और यह विस्मयकारी होती है, विस्मयकारी तत्व होते हैं इसमें। इसका मतलब क्या है, यह रोचक होता है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सूचना ऐसी होती है। और तीसरा है पूर्व जानकारी से सहमति होती है, मतलब पहले की जो जानकारी उपलब्ध है सूचना, अगली सूचना उससे सहमत होती है। अब अगला है पूर्व जानकारी में सुधार। तो पहली जो जानकारी, इससे पहले जो जानकारियां होती हैं उसमें से सुधार होके यह जानकारी आती है, इंफॉर्मेशन आती है, ठीक। और संक्षिप्तता होती, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहता है, संक्षेप में चीजों को दर्शाया जाता है। और शुद्धता होता है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। और सातवां है समयबद्धता, और आठवां है कार्य संपादन में सहायक, ठीक है। तो इसमें समय पे टाइमली होता है यह, और कार्य संपादन में सहायक होता है, कार्य के करने में यह सहायता प्रदान करता है। तो सूचना के इतने सारे गुण हैं कि आप दो गुण तो लिख ही लोगे कि सबसे आसान है, यह शुद्ध होता है, समय पे होता है, और कार्य में सहायक होता है, पिछली जानकारी पे आधारित होता है, उससे सहमत होता है, और पिछली जानकारी में सुधार होकर के चीजें
आता है इस पे और इसका अर्थ निकलता है और ये विस्मयकारी होता है यानी कि रोचक होता है। ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? तो भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 15 अगस्त 1995 से हुआ। ठीक। इसके बाद है अगला प्रश्न, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट के प्रमुख भाग मुख्य सूचना कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मॉडेम है, नेटवर्क है, उपग्रह संचार है और केबल नेटवर्क है। तो इंटरनेट के इतने मुख्य भाग होते हैं। टेलीफोन तार के द्वारा तो आप जानते हैं कि इंटरनेट चलता है और मॉडेम के द्वारा भी, नेटवर्क के द्वारा मोबाइल नेटवर्क होता है उससे चलता है, उपग्रह से चलता है, उपग्रह संचार से चलता है और केबल नेटवर्क से। तो यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी प्रश्नों को यहाँ समझ पा रहे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने खास 5 मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जरूर। जो आपके सबसे करीबी खास 5 मित्र हैं, कॉलेज का ग्रुप है आपका उस कॉलेज ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने सभी प्रश्नों को पढ़ाया है। आप परीक्षा में प्रश्नों को अटेम्प्ट करके लिख करके जरूर आओगे। इस तरीके से आसान भाषा में आपको सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले तीसरे पार्ट में देखेंगे। 2 पार्ट हो गया, एक पिछली वीडियो एक यह वीडियो, 2 पार्ट हो गए। एक अगले तीसरे पार्ट में हम लोग इसको पूरा समाप्त करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। ठीक है। अब यहाँ तक दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ तक आपके 74 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 74 क्वेश्चंस देख लिए हैं और टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं वह 94 हैं। तो 20 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट में नहीं देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको सारे लिंक्स दिए हुए हैं। कंप्यूटर के सामने वाला आप लिंक क्लिक करोगे तो कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी वीडियोस हैं, आपके 3rd सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय से जुड़ी जितनी भी वीडियोस हैं, सारी वीडियोस, क्लासेस की वीडियोस, सॉल्व पेपर की वीडियोस, सीरीज की वीडियोस, सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यह भी जान लीजिए कि अगर आपको और बेहतर तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सभी नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और सभी यह जो क्लासेस हैं यह बिना प्रचार के आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। सभी मास्टर क्लासेस जिसमें एक क्लास में आप सारी चीजें सीखते हो, सारा पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है, मास्टर क्लास आपको देखने को मिल जाएगा और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, टिप्स और ट्रिक्स की। ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप जरूर ही टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा, उसमें आप इनरोल कर लीजिए और सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।